जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 27 अक्टूबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मोंथा का नामकरण किस देश ने किया है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो जो मोंथा नाम है ये किसने दिया है? थाईलैंड ने दिया है। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक दबाव क्षेत्र बना है जो अब चक्रवाती तूफान में बदल गया है, जिसका नाम रखा गया है मोंथा। और ये जो मोंथा नाम है ये थाईलैंड के द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ होता है सुगंधित या सुंदर फूल। यह तूफान 27 से 28 अक्टूबर 2025 के बीच में आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों जैसे मछलीपट्टनम, कलिंगपट्टनम से टकरा सकता है। और जो भारतीय मौसम विभाग है इसने इसे गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा है। दोस्तों, यह तूफान आंध्र प्रदेश के अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। अब 2024-25 में आए हुए प्रमुख चक्रवात डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में रागासा नाम का चक्रवात आया था ताइवान, हांगकांग और चाइना में। ये सितंबर में आया था। कोमे तूफान आया था चाइना में जुलाई 2025 में। विफा नामक जो तूफान था ये दक्षिण चीन यानी चाइना में, वियतनाम और लाओस में आया था। थाईलैंड ने इसका नाम दिया था। जुलाई 2025 में ये आया था। रेमल तूफान ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया था और इसका नामकरण ओमान ने किया था। ये मई 24 में आया था। असना तूफान ने गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। इसका नामकरण पाकिस्तान ने दिया था। ये सितंबर 24 में आया था। यागी तूफान ने चाइना, म्यांमार और वियतनाम को प्रभावित किया था। इसका नाम दिया था जापान ने। अक्टूबर 24 में आया था। फेंगल तूफान ने पुदुचेरी और तमिलनाडु को प्रभावित किया था। सऊदी अरब ने इसका नाम दिया था और नवंबर 24 में ये आया था। दाना तूफान ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। कतर ने इसका नाम दिया था। सितंबर 24 में आया था। अल्बारो ने मेडागास्कर और मोजाम्बिक को प्रभावित किया था। फरवरी 24 में आया था। और मोगन तूफान ऑस्ट्रेलिया में आया था। ये अप्रैल 24 में आया था। अगला क्वेश्चन है, राजमाता सिरिकित का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से था? तो दोस्तों, थाईलैंड की राजमाता थी कौन? सिरिकित। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो थाईलैंड की क्यून मदर या राजमाता सिरिकित का 24 अक्टूबर 2025 को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों, आप ये डेट जरूर नोट कर लिया करें, क्योंकि आजकल एग्जाम में डेट भी पूछी जा रही कि किस डेट को उनका निधन हुआ था। तो 24 अक्टूबर 2025 को थाईलैंड की क्यून मदर सिरिकित का निधन हुआ है, यानी वहाँ की जो राजमाता थी उनका निधन हो गया है। इनका पूरा नाम था सिरिकित किटियाकर। तो इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1932 को, बैंकॉक में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, वे थाईलैंड के जो वर्तमान में राजा हैं बजरा लोंगकॉर्न उनकी माता हैं। और देश के जो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा है भूमिबोल अब्दुल्लादेज, उनकी भी पत्नी है। देखिए दोस्तों, जो राजमाता सिरिकित थी वो अपने निर्णयों के कारण जानी जाती थी, यानी उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो जनता की भलाई के लिए रहे हैं। तो उन्होंने ग्रामीण विकास, पारंपरिक हस्तशिल्प और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई परियोजनाओं का नेतृत्व किया है। थाईलैंड के बारे में बात करें अगर हम, तो यह एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है और सियाम के नाम से इसे पहले जाना जाता था। यहाँ के सम्राट कौन है? बजरा लोंगकॉर्न या राम टेन। दोस्तों, बैंकॉक इसकी राजधानी है। बाहत इसकी करेंसी है। पीएम की बात करें तो अनुतिन चार्नविराकुल यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे जी का निधन हुआ है। भारतीय गायक और अभिनेता ऋषभ टंडन का निधन हुआ है। पंजाबी अभिनेता और बॉडी बिल्डर वरिंदर घुमन का निधन हुआ है। बनारस घराने के गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र जी का निधन हुआ है। एक कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन, उनका भी निधन हुआ है।
खगोल वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर का निधन हुआ है। प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता साजी एन कपूर का निधन हुआ है। इसरो के पूर्व प्रमुख कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार या ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सुनील अमृत को। तो भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को उनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 प्रदान किया गया है। उनकी इस पुस्तक में पिछले 500 वर्षों के पर्यावरण और मानव इतिहास का व्यापक अध्ययन देखने को मिलता है। दोस्तों, यह पुरस्कार हर साल एक ऐसी गैर काल्पनिक पुस्तक को दिया जाता है जो वैश्विक इतिहास, संस्कृति और समाज की गहरी समझ प्रस्तुत करती है। इसके अंतर्गत 25,000 पाउंड की राशि दी गई है, यानी लगभग 26 लाख रुपए इसमें दिए गए हैं। सुनील अमृत की बात करें तो वह एल विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हायर एजुकेशन प्राप्त की है। उनका जन्म केन्या में हुआ था, उनका पालन पोषण सिंगापुर में हुआ है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानो मुश्ताक को दिया गया है, जो कि भारत की लेखिका हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लैला को प्रदान किया गया है, जो कि एक सूडानी स्कॉटिक लेखिका है। पेन ट्रांसलेटर अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री को दिया गया है, जो कि भारत की लेखिका है। बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया था सामांथा हार्वे को, जो कि एक ब्रिटिश लेखिका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024, जो कि 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। इनका संबंध छत्तीसगढ़ से है। व्यास सम्मान 2024, जो कि 34वां सम्मान था, ये शूरबाला को प्रदान किया गया है। सरस्वती सम्मान 2024, जो कि 34वां था, ये साधु भद्रेश दास को प्रदान किया गया है। अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 दिया गया है, जो कि 55वें नंबर का था, ये मोहन लाल को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? यानी कि जो आसियान ग्रुप है उसमें एक नया मेंबर जुड़ गया है, नया देश जुड़ गया है। तो उसका नाम है तिमोर लेत्से। क्या नाम है दोस्तों? तिमोर लेत्से। तो दोस्तों, कुआलालंपुर मलेशिया में अभी हाल ही में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है। तो इसी सम्मेलन के दौरान जो तिमोर लेत्से देश है, इसको शामिल किया गया है और यह आसियान देश का 11वां सदस्य बन गया है। दोस्तों, 25 साल बाद आसियान का विस्तार हुआ है, यानी कि आसियान में कोई देश शामिल हुआ है। तिमोर लेत्से देश ने 2011 में आसियान में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब 2025 में जाकर के उसे पूरी सदस्यता मिली है। 2025 में आसियान का अध्यक्ष कौन है? मलेशिया। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। 2025 का जो आसियान शिखर सम्मेलन ही ये मलेशिया देश में ही आयोजित किया गया है। दोस्तों, आसियान के बारे में अगर हम बात करें तो इसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बोला जाता है। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग और शांति बनाए रखना। 11 इसके देश कौन है? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर लेत्से अभी हाल ही में जुड़ा है। भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन यह एक संवाद साझेदार है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और दोस्तों, आसियान शिखर सम्मेलन में व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण और राजनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। तो आसियान से रिलेटेड ये फैक्ट है, इन्हें आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी के एक नए अस्थायी चंद्रमा 2025 PN7 की पुष्टि की है? आंसर हो जाएगा नासा। तो दोस्तों, नासा के द्वारा पृथ्वी के एक नए अस्थायी चंद्रमा 2025 PN7 की पुष्टि की है। तो नासा ने पुष्टि की है कि पृथ्वी को एक नया अस्थायी चंद्रमा मिला है, जिसका नाम 2025 PN7 है। यह एक छोटा क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड है, जिसकी चौड़ाई लगभग 19 मीटर है।
यह पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करता है। इसे वैज्ञानिकों ने क्वासी मून यानी अस्थायी चंद्रमा कहा है। दोस्तों, ये जो एस्टेरॉयड खोजा गया है यह पृथ्वी की ग्रेविटी से बंधा नहीं है, लेकिन इसकी कक्षा पृथ्वी के समान है। यह एस्टेरॉयड 1960 के दशक से पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है और वह 2083 तक ऐसा करता रहेगा। इसे हवाई विश्वविद्यालय के पेन स्टार्स वेधशाला ने 29 अगस्त 2025 को खोजा था। अभी इसकी पुष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल साइबर सुरक्षा जागरूकता माह कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा अक्टूबर के महीने में। तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक नेशनल साइबर सुरक्षा जागरूकता माह या नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। ठीक है, साइबर सुरक्षा का मतलब क्या होता है? तो साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम, नेटवर्क, डिवाइस और डेटा को साइबर हमलों से बचाने की एक प्रक्रिया होती है। इस दिवस का उद्देश्य साइबर सुरक्षा के महत्व को समझाना और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देना। भारत में 2025 की थीम है साइबर जागृत भारत। यह माह लोगों, व्यवसायों और समुदायों में साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर केंद्रित है। अक्टूबर माह के प्रमुख दिवस की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस और वैश्विक हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजिया अमाग्लोबेली और किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा आंद्रेज पोकजोबुट। तो दोस्तों, आंद्रेज पोकजोबुट और मजिया अमाग्लोबेली को 2025 का सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो सखारोव पुरस्कार 2025 यूरोपीय संसद के द्वारा बेलारूस के कैदी पत्रकार आंद्रेज पोजोबुत और जॉर्जिया की मिजा अमाग्लोबेली को दिया गया है। यह पुरस्कार मानवाधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और समूहों को दिया जाता है। इसकी स्थापना यूरोपीय संसद के द्वारा 1988 में की गई थी। इसका नाम सोवियत वैज्ञानिक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रेई सखारोव के नाम पर रखा गया है। इसके अंतर्गत 50,000 यूरो की राशि दी जाती है। हाल ही में प्रदान किए गए अवार्ड डिस्कस करते हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह, लिविंग ब्रिज सम्मान ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड यूनिस अहमद, प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार आनंद बी पाटिल, 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 नितिन गडकरी, ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 प्रेमचंद्र पोरखरबम को दिया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 साइमा बाजेद, जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर वी नारायणन को दिया गया है, जो कि इसरो के प्रमुख हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं। तो दोस्तों, उन्होंने सौरभ गांगुली को पीछे छोड़ दिया है। अब उनसे ऊपर सिर्फ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली है। तीसरे नंबर पर कौन आ गए हैं? रोहित शर्मा आ गए हैं। वनडे में रोहित शर्मा के नाम 11,370 रन दर्ज किए गए हैं। रोहित शर्मा ने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए तीसरे वनडे मैच में वनडे क्रिकेट में अपना 33वां शतक
और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 50वां शतक पूरा किया है। अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराया है, यानी कि ये सीरीज किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट माहे का निर्माण कहाँ किया गया है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, इसका नाम पुदुचेरी के ऐतिहासिक बंदरगाह के नाम पर रखा गया है, ठीक है, और जिसका नाम माहे है, ठीक है। तो माहे बंदरगाह के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि पुदुचेरी में है। यह तटीय जल के अंदर निगरानी, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए उपयोगी है। इसमें उन्नत बारूदी सुरंग बिछाने की भी क्षमता है। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। इसका पुनर्गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसकी 3 कमान या 3 मुख्यालय हैं। पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई में, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम में और दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई मोदी का मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा बर्जिस देसाई। तो बर्जिस देसाई के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है मोदी का मिशन। इसकी लॉन्चिंग किसने की है? तो जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। दोस्तों, पुस्तक मोदी का मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडनगर में साधारण बचपन से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक के असाधारण व्यक्तित्व का सफर बताता है। यानी कि इसमें मोदी जी का सफर बताया गया है कि किस प्रकार से वो साधारण बचपन से उन्होंने असाधारण काम किया है। दोस्तों, ऐप पर एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, तो ऐप को डाउनलोड कर लें। तो टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जहां आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें आप 12 महीने के करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर आपको 12 महीने का जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगी, और फिर बाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा कंप्यूटर की जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है ये भी शुरू की गई है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लें। ऐप पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, इसके अलावा ऐप पर दोस्तों आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर। और इसके लिए कूपन कोड यूज करना है दिवाली 500, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है इसको लेने में तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, उसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, इसको ज्वाइन कर लें। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन बना है? चेन्नई। हाल ही में किस देश ने कफाला सिस्टम समाप्त किया है? सऊदी अरब। भारतीय सेना द्वारा गठित की गई बटालियन का नाम क्या है? भैरव। कार्तिक नारायण को किस कंपनी में मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किया गया है? गूगल क्लाउड। किस राज्य ने कोच्चि में बाइपिन और फोर्ट कोच्चि को जोड़ने के लिए पानी के नीचे सुरंग बनाने की योजना शुरू की है? केरल। पीयूष पांडे कौन थे जिनका निधन हो गया है? विज्ञापन जगत के दिग्गज। सौर वन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जैसलमेर। किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में अपना नाम वापस लिया है? पाकिस्तान। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। कुनार नदी पर किस देश ने बांध बनाने का निर्देश दिया है? अफगानिस्तान। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं डिस्कस करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, कांग्रेस का बंटवारा 1907, होम रूल आंदोलन 1916, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916, मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो पूछा गया था उसका आंसर था मोहन बागान।
तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मोहन बागान बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, जब आप हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी PDF मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, ये सभी मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा। 2024-25 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज भी मिल जाएगा 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।